हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलो अच्छा है। और बताओ मुझे अब तक आपके सेशंस कैसे रहे? आप सोच रहे होगे मैम ने 2-3 क्लास ली हैं उसमें भी पूछ रही हैं कि कैसे रहे। नॉर्मल था, अभी आपने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा है। आई थिंक थोड़ा सा बेसिक है और कुछ एडवांस था। देखो बच्चों, अभी आज का जो हम लोगों का एक टॉपिक है, हम लोग उस टॉपिक को ही डिस्कस करते हैं अभी। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इफ एल्स एंड स्विच केस, जो एक बहुत बेसिक टॉपिक है और आपको लगेगा इतना बोर टॉपिक पे मैम पढ़ा रहे हैं और उसको हम यहाँ बैठ के यूट्यूब पे सुने। नो, आई डोंट वांट टू हियर। राइट। रीज़न बिहाइंड, आप लोग सोचते हैं कि हमें पूरा इफ एल्स आता है, पूरा स्विच केस आता है और हमें कोई ज़रूरत नहीं है सुनने की। मे बी आपको आता हो। देखो बच्चा, हम लोगों का क्या होता है कि एक्चुअली में हमें उतना ही आता है जितना कोई बंदा हमें बताता है। सही बोल रही हूँ? कोई भी चीज़ें हमें उतनी ही आती हैं जितना सामने वाला बंदा हम लोगों को बताता है। ठीक। तो मैं ये नहीं कि देखो, अगर हम किसी इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, कहीं पे भी बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी टीचर या फैकल्टीज आपको उतना ही बताएगा जितना उनको आता होगा। या बहुत सारी जगह कंसेप्ट होते हैं कि अपने अपने चीज़ें होती हैं, लिमिटेशंस होते हैं, अपने कोर्स कंटेक्ट्स होते हैं, उन्हीं को बताते हैं। ये एक इफेल्स और एक स्विच केस एक बेसिक कंसेप्ट ऐसा है कि अगर हम लोग बेसिक टेक्निकल इंटरव्यूज़ में या बेसिक हम लोग सोचें कि हम लोगों को एल्गोज अच्छी बनानी है या हम लोगों को क्या कंसेप्ट लगाने चाहिए, क्या नहीं लगाने चाहिए, उस केस में देखो हमारी सारी चीज़ डिपेंड कहाँ है, इफ एल्स पे। डिसीजन मेकिंग कंस्ट्रक्ट बनते हैं, चाहे आप कोई सॉफ्टवेयर बनाओ चाहे आप कुछ भी बना रहे हो। देखो, अगर आपने कोई सपोज करो स्कूल का ही आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, आपने कहा इफ एडमिन, अगर एडमिन है तो एडमिन वाला पोर्शन खुले, इफ स्टूडेंट है तो स्टूडेंट वाला खुले, पेरेंट है तो पेरेंट वाला। मीन्स इफ एल्स लगा। राइट, बिल्कुल लगा। या फिर स्विच केस लगा, चॉइस पे चला गया। या हमारा मेन काम किसके आते हैं फिर? लूपिंग के आते हैं कि हम किस तरह से रीड आउट कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि मैं भी कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रही थी यूट्यूब पर ही। उसमें एक बस पर्सन थे सॉरी। उसमें एक पर्सन था जो बोल रहा था कि रियल लाइफ में हम लोगों को काम करना होता है, हमें रियल लाइफ का पता होना चाहिए। हम ये पढ़ने जाते हैं, हम सी पढ़ते हैं, उससे बेसिक कंसेप्ट क्लियर होते हैं, पर क्या हमें पता होता है? मैं बोलूँगा कि आप सीधा जाइए, आप सीधा ऐप बनाइए, आफ्टर देन आपको बहुत चीज़ फेस करनी होगी। बिल्कुल सही, एग्री कर रही हूँ मैं कहीं ना कहीं उस बच्चे की बात पे। काफ़ी छोटा था इसलिए मैं उसको बोल रही हूँ, मैं उस बच्चे की बात पे कहीं ना कहीं एग्री कर रही हूँ। बट बच्चा, अगर हम लोगों का अपना बेस, मैं एक बिल्डिंग बनाना शुरू करूँ, एक ज़मीन लूँ और उसमें मैंने बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी, तो क्या होगा? तो क्या होगा? वो गिर जाएगी जब तक उसका बेस नहीं होगा। कहते हैं ना, नींव भरना। जब तक उसकी नींव मजबूत नहीं होगी, पहले टाइम पे बहुत गहरी गहरी नींव नींव खोदी जाती थी। चलो मान लेते हैं, पहले टाइम पे आप सी भी पढ़ो, C++ भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, वो भी पढ़ो, बहुत सारी चीज़। आजकल हाईटेक ज़माना हो रहा है और आप एक अच्छी मजबूत नींव बना सकते हैं बीम्स वगैरह पे खड़े करके। है ना? हंसोगे आप कि मैम नींव बनाना सिखा रही हैं? नहीं, मैं आपको ये बता रही हूँ। आपको कहने वाले इस तरीके से बहुत लोग मिलेंगे। मैं उस बंदे की बात पे कहीं ना कहीं एग्री कर रही हूँ। रीज़न बिहाइंड इज, हाँ ठीक बोल रहा था वो सही बोल रहा था। और मेरा भी, अगर मैं अपने टाइम की बात करूँ, तो जब मैंने करा था तो मैंने सबसे पहली बार C++ के अंदर GUI बेस्ड एक एप्लीकेशन बनाई थी। अब आप सोच सकते हो, GUI बेस्ड एप्लीकेशन, अब वो भी ऑनलाइन शॉपिंग की। तो विच इज़ नॉट पॉसिबल। और अपने एज टाइम की मैं बात कर रही हूँ, तो काफ़ी टाइम पहले की बात मैं कर रही हूँ। तो सही बात है, हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया था, हम प्रैक्टिकली लाइफ जिए थे और हम लोग बहुत अच्छे से कर पाए। आजकल का बच्चा क्या कर रहा है? पहले सी पढ़ने जा रहा है, सिर्फ वही इफ एल्स, फॉर लूप, व्हाइल लूप, स्विच केस, ये सब चीज़ पढ़ रहा है, बट ये कहाँ रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट हो रहा है वो नहीं सीख रहा। और मैं ये भी नहीं कह रही कि आप सीधा रियल लाइफ में चले जाओ कि आप तो पहले एक दिन बैठ जाओ कि हम तो ऐप बनाना है। अरे जब मुझे चलाना ही नहीं आएगा तो मैं ऐप कैसे बनाऊंगा? बेसिक कंसेप्ट क्लियर करो और उसके बाद रियल लाइफ के प्रोजेक्ट्स पे निकलो। वही आपका एक सही एम होना चाहिए। ठीक है? पर हमारा बेस मजबूत होना चाहिए, हवा में नहीं उड़े कि नहीं हमें आता है। नहीं, अभी नहीं आता, मुझे लगता है कि अभी नहीं आता बच्चों को। काफ़ी कहीं ना कहीं ड्रॉबैक्स हैं। अगर मैं आज इफ की भी बात करूं, अगर मैं आज इफ एल्स की भी बात करूं कि कितना आप लोगों को आता है, तो काफ़ी हद तक नहीं। देखो, आप सोचोगे हमें आता है और आप इस वीडियो को पूरा सुनेंगे भी नहीं और आगे बढ़ जाएंगे। मैं ये कहती हूँ, आप इस वीडियो को पूरा सुनना। इफ एल्स क्या है? डिसीजन मेकिंग कंस्ट्रक्ट, डिसीजन मेकिंग कंस्ट्रक्ट, राइट?
और स्विच केस क्या है, वो भी। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इफ एल्स एंड द स्विच केस? अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि मैंने एक वेरिएबल लिया, मैं सी की बात करूँ या जावा की बात करूँ, मैंने एक वेरिएबल लिया इंट आई, उसमें एक वैल्यू डाल दी 2, और मैंने कहा इफ आई इक्वल इक्वल 1 तो कुछ प्रिंट हो जाए, एल्स इफ आई इक्वल इक्वल 2 तो दिस वन, एल्स इफ आई इक्वल 3 तो दिस वन, अदरवाइज एल्स, राइट। सेम इसी कोड को मुझे अगर स्विच केस में लिखना हो तो मैं क्या करूं, इंट आई इक्वल्स टू 2, मैंने कहा स्विच आई केस 1, अगर 1 है तो ये हो जाए, एंड देन ब्रेक केस 2 दिस वन, एंड ब्रेक केस 3 दिस वन, एंड ब्रेक, एंड एल्स की जगह आ गया डिफॉल्ट। ठीक, तो मैंने ये कोड लिख दिया, इफ एल्स में भी था, स्विच केस में भी था। जब हम सेम कोड को इफ एल्स में के कोड को स्विच केस में लिख सकते हैं और स्विच केस के कोड को इफ एल्स में लिख सकते हैं, तो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द इफ एल्स एंड स्विच केस? What is the main difference between the if else and switch case? Anyone can tell me? सोचा क्या डिफरेंस है, इफ एल्स और स्विच केस में क्या डिफरेंस है? चलो मैं बताती हूँ। इफ एल्स is a boolean based, means ट्रू एंड फॉल्स पर चलता है, ट्रू एंड फॉल्स पे रन करता है। और स्विच केस इज वैल्यू बेस्ड, ये एग्जैक्टली वैल्यू को मैच करता है, वैल्यू मैच करता है, राइट। बूलियन बेस्ड और वैल्यू मैच करना नहीं समझ में आया, चलो कोई बात नहीं। देखो, क्या आपने सी में कभी ये पढ़ा है, इफ 0 एल्स दिस वन? मैंने अगर एक यही प्रोग्राम बना दिया 0 1 का, तो क्या होगा? 0 1 का मैंने एक सी के अंदर ये प्रोग्राम बना दिया तो क्या होगा? बता सकते हो क्या प्रिंट आएगा? कोई कहेगा मैम एरर आएगा, कोई कहेगा हाय आएगा। हाय तो मुझे नहीं लगता कि कोई बोलेगा मैम एरर आएगा, हमने तो ऐसा कभी देखा ही नहीं कि इफ के साथ में 0, और मैंने 0 लिखा तो क्या आंसर आया, 1 लिखा तो क्या आंसर आया, है ना। तो क्या हो गया, ये तो हमने देखा ही नहीं है मैम क्या होता है। एक्चुअल में 0 और 1 किसके लिए होते हैं सी के अंदर? ट्रू एंड फॉल्स के लिए। यानी कि हमने यहाँ 1 लिख दिया तो इट मीन्स ये ट्रू हो गया, या 0 लिख दिया तो इट मीन्स ये ट्रू हो गया। और हम कहाँ पे जा रहे हैं फिर? ट्रू हो गया तो इट मीन्स वो इसके अंदर जा रहा है। चलो एक काम करो, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो और मुझे कमेंट करके बताना। चाहे एक बच्चा मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर रहा है, चाहे मेरे 100 बच्चे क्लासेस को ज्वाइन कर रहे हैं, जो भी व्यूज़ कर रहे हैं, एक बार मुझे इसका आंसर ज़रूर देना कि इसका आंसर क्या होगा। पहले बिना रन करे आंसर बताना, आफ्टर देन मुझे रन करके बताना, एंड देन कमेंट में पूछना मैम ऐसा क्यों हुआ, देन मैं आपको क्लियर करूँगी। ठीक, ये बुलियन बेस्ड होते हैं, ये ट्रू और फॉल्स पे चलते हैं। स्विच केस सीधा वैल्यू को मैच करता है। बुलियन बेस्ड एक और चीज़ ले सकते हो, इफ़ आई ग्रेटर देन 10, इफ़ कंडीशंस पे भी चलते हैं। क्या मैं स्विच के अंदर कभी कंडीशन लगा सकती हूँ? क्या कभी यहाँ पे यह लगा सकती हूँ कि स्विच के अंदर आई ग्रेटर देन 10? नहीं ना, क्यों? स्विच एग्जैक्टली वैल्यू को मैच करता है। अगर मुझे किसी ऐसे यूजर्स की डिटेल्स करनी है कि जिसके 33 से ज़्यादा हो, तो मुझे हर केस लगाना पड़ेगा, राइट राइट। तो इफ एल्स कंडीशन बेस्ड होते हैं, कंडीशन पे चलते हैं। ये सिर्फ किस पे होते हैं? वैल्यू पे बेस करते हैं। अगर मैं यहीं पे बात कर रही हूँ इफ एल्स की, कि आपका, मैंने यहीं पे बात करी इफ
मैंने एक वेरिएबल लिया इंट i इक्वल्स टू 2 एंड j इक्वल्स टू 3। मैंने कहा इफ i इक्वल टू c की बात ही लेना, आप c को डिस्कस करो, एंड j इक्वल 3, what will be the output? एग्जैक्टली कोड सेम लिखा हुआ है, मैंने कुछ गलत नहीं लिखा है, ना मैं कुछ लिखना भूली हूँ। अगर आपको लग रहा है मैम यहाँ लिखना भूल गई है, मैम ने कुछ लिखना नहीं भूली है, मैम सारा कोड मैम के दिमाग में है। सेम कोड है, एग्जैक्टली सेम कोड। i इक्वल 2 एंड j इक्वल 3। आप कहोगे मैम डबल एंड ऑपरेटर आएगा, राइट? सभी ने डबल एंड ऑपरेटर पढ़ा, सिंगल एंड है क्या? हमें तो पता ही नहीं मैम, आपको तो पता ही नहीं ना। ये चलेगा क्या? नहीं चलेगा। रन करना चलेगा, आउटपुट इज अ हाई, क्योंकि एंड ऑपरेटर ये देखता है i के अंदर हमने 2 लिया, j के अंदर 3 लिया। ये सिंगल एंड आप यूज करो या डबल एंड यूज करो, बोथ आर द सेम। तो मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? देखो मैं खुद बोल रही हूँ बोथ आर द सेम। आप क्या होता है, आप जब सी की पहला पेज खोलते हो ना सी का, जिस दिन आप कॉलेजेस में जाते हो अपने बीटेक कॉलेज में, चाहे वो कहीं भी जा रहे हो, मैं आईआईटी वगैरह की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत बहुत डिफरेंट हैं, बट बाकी मैं किसी भी कॉलेज की बात कर सकती हूँ। मैंने काफ़ी कॉलेजेस के बच्चे पढ़ाए हैं, काफ़ी ज़्यादा हर जगह के, और हर जगह का अंदर मैंने ये ड्रॉबैक देखा है। जब हम फर्स्ट डे सी का बैच ले रहे होते हैं, या कोई भी मेरा टीचर आके सी पढ़ा रहा होता है, कॉलेज की बात करूँ या इंस्टीट्यूट्स की बात करूँ, कहीं भी, तो आप फर्स्ट पेज पे देखते हैं बिटवाइज ऑपरेटर, जहाँ पे एक सिंगल एंड, एक सिंगल कहाँ गया, एक ये लिखा होता है, और एक आपका वेट ये लिखा होता है, ठीक है? ये 3 ऑपरेटर लिखा होते हैं, आपको बोला जाता है इट्स अ बिटवाइज ऑपरेटर्स। और इसको आगे करा, पेज आगे गए, खत्म, वो पेज खत्म, एंड। उसके बाद नेक्स्ट पे चले गए, आपको बता दिया लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और नॉट, एंड और नॉट, ये 3 आपको लॉजिकल ऑपरेटर बता दिए। आफ्टर देन आप इसी लॉजिकल ऑपरेटर पे एंड उन पे वर्क कर रहे हो, तो राइट। अगर बिटवाइज ऑपरेटर एंड ये, क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में? कहाँ यूज करें हम? अगर वो सेम है तो बिटवाइज ऑपरेटर बना क्यों? डबल एंड में क्या डिफरेंस है और सिंगल एंड में क्या डिफरेंस है? देखो बच्चों, पहले तो मैं इसका एक प्रोग्राम बना के रन करके दिखा दूं, कहीं आपको लग रहा हो कि मैम बोले जा रही हैं, बोर हो रहे हो। चलो मैं प्रोग्राम बनाती हूँ, पहले रन करके तब दिखाती हूँ। इंट i इक्वल्स टू 2, सी की ले लें, जावा की ले लें, किसी भी क्लास को ले लें हम, ठीक है? इंट i इक्वल्स टू 2, इंट j इक्वल्स टू 3, और हमने यहाँ पे क्या करा, एक मेथड बनाया void this if i इक्वल टू एंड j इक्वल 3, सिस्टम हाई एज system डॉट आउट डॉट println by। क्लियर? मैंने इस प्रोग्राम को कॉल करने के लिए क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट बना दिया, एस डॉट डिस्प, और मैंने इसे क्या करा, प्रोग्राम को रन करा, आउटपुट इज हाई। आउटपुट इज हाई। आ गया आउटपुट? क्यों मैम हाई क्यों आ गया? क्योंकि सिंगल एंड और डबल एंड दोनों ही सेम करते हैं। अगर यहाँ पे मैंने 4 कर दी, 5 कर दिया, तो अब आंसर क्या आएगा? i के इक्वल 2 होना चाहिए, j के इक्वल 5 होना चाहिए, पर j के इक्वल 3 है, तो इस वाले ब्लॉक में हम नहीं जाएंगे, हम किस में जाएंगे?
एल्स वाले ब्लॉक में, एंड आंसर इज अ बाय. आंसर इज बाय. रीजन बिहाइंड इज एंड ऑपरेटर एंड डबल एंड ऑपरेटर करते क्या है? सिंगल एंड ये बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं और वो आपके कौन से ऑपरेटर होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर. कौन से? लॉजिकल ऑपरेटर. ठीक है, वो आपके होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर. ठीक. बिटवाइज ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर क्या डिफरेंस होता है? बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर और लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर क्या डिफरेंस होता है? मैंने कहा इफ i इक्वल इक्वल 2 एंड j इक्वल इक्वल 3. देखो बिटवाइज ऑपरेटर क्या करता है, यानी कि सिंगल एंड ऑपरेटर क्या करता है? अगर मेरे दो वेरिएबल्स हैं, इस वाली कंडीशन को लेती हूँ 5, i इक्वल इक्वल मैंने 5 लिया और j इक्वल इक्वल 3 लिया और ऊपर वेरिएबल की वैल्यूज ली थी हमने इन i इक्वल्स टू 2 एंड j इक्वल्स टू 3. मैंने आपसे कहा एक स्टूडेंट है, अगर मैं एक नॉर्मल रियल लाइफ एग्जांपल लूँ, एक स्टूडेंट है और मैंने आपको कहा उसको चेक करना है, उसकी कॉपीज़ को चेक करना है, मार्क्स को उसके कॉपी चेक करनी है. ठीक है, और एक स्टूडेंट है उसके पास, मेरे पास में मैथ फिजिक्स की कॉपी है. मुझे ये बताना है कि वो स्टूडेंट पास है या फेल है, और कंडीशन इज दिस, सिर्फ मुझे ये बताना है कि वो पास है या फेल है. क्लियर? और कंडीशन इज कि उसके दोनों सब्जेक्ट में मार्क्स 33 से ज़्यादा होने चाहिए. चलो मैंने ये मार्क्स को ही ले लिया, 33 से ज़्यादा होने चाहिए. ठीक है, दोनों सब्जेक्ट्स में. ठीक. एक टीचर मैं थी और एक टीचर आप थे. मैंने कॉपी चेक करी, मैंने उसकी मैथ्स की कॉपी पहले उठाई, मैंने आई मैथ ले दिया और जे फिजिक्स ले दिया. मैंने उसकी मैथ की कॉपी पहले उठाई और उसकी मैथ की कॉपी में मार्क्स आए 20. जब मुझे सिर्फ एंड सिर्फ ये बताना है कि वो पास है या फेल है, मुझे उसके कोई मार्क्स नहीं बताने, मुझे सिर्फ पास और फेल बताना है, और कंडीशन ये है कि दोनों में 33 से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए. और जब मैंने उसकी कॉपी मैथ्स वाली पहले ही उठाई और मैंने देखा उसके अंदर मैथ्स के अंदर ही उसके 20 मार्क्स हैं, तो क्या मुझे उसकी फिजिक्स की कॉपी चेक करनी चाहिए? नहीं ना. क्यों करूं मैं टाइम वेस्ट? अगर मुझे मार्क्स देने होते तब तो बात डिफरेंट थी, बट जहां सिर्फ मुझे फेल और पास बताना है, तब अगर मैं किसी कंपटीशन की बात करती हूँ, किसी कंपटीशन के अंदर हमें आपको मार्क्स नहीं बताने होते, हमें आपको सिर्फ बताना होता है कि आपने एग्जाम क्लियर करा क्या नहीं करा, उसके कम होते हैं या कोई भी चीज़ को, तो मैं आपके मैथ्स के मार्क्स अगर कम है तो मैं फिजिक्स की कॉपी चेक करके इतना टाइम वेस्ट क्यों करूँ? मैंने तो उसे सीधा फेल लिख दिया ना कि आप मैथ में ही फेल हो. वही सिंगल एंड ऑपरेटर क्या करता है, वो कंडीशन को देखता है, अगर पहली कंडीशन ही उसे फेल मिलती है तो वो दूसरी को चेक करने नहीं जाता. क्लियर? आपको यहीं पे मैथ में क्या मिल गया 22, उसने सेकंड वाली कंडीशन को चेक नहीं करा. जबकि डबल एंड ऑपरेटर में अगर पहली कंडीशन फेल भी है तो भी वो जाके दूसरी कंडीशन को चेक करता है. इट मीन्स अगर हम कोई बहुत अच्छी एप्लीकेशंस बना रहे हैं तो वो टाइम कंज्यूमिंग को बचाता है ना. हमें कोई एप्लीकेशन कैसी होनी चाहिए जो वेब पे चल रही है, जिसमें टाइम कम लगे, ऐसी कोई जिसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो. नहीं ना. तो डबल एंड कहीं ना कहीं टाइम ले रहा है ना, बिट्स में ले रहा है. अब वो मेरे मिली सेकेंड्स, मिली माइक्रो सेकेंड्स भी, जब मैं एक अच्छे लेवल पे एप्लीकेशन चला रही होंगी जहाँ पे मिलियंस यूजर्स होंगे, तो वो मिलियंस में भी वो मिली सेकेंड कितने उसमें सेकंड में चेंज हो जाएगा. तो मेरी प्रोसेसिंग स्लो हुई ना, तो मैं क्यों सेकंड को भी वेस्ट करूं? दैट इज द डिफरेंस. क्लियर आउट हुआ? सिंगल एंड और डबल एंड में क्लियर आउट हुआ? नाउ आई होप कि क्लियर हो गया है. नहीं हुआ तो एज यूजुअल आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं दोबारा से आपको समझाऊंगी. सेम सिंगल और के अंदर क्या है, अगर इसमें क्या होता है, दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए. मेरी ये कंडीशन ट्रू हो गई, पहली ट्रू हो गई. दोनों और कंडीशन में क्या होता है, दोनों में से एक ट्रू होनी चाहिए. मेरी पहली कंडीशन ट्रू हो गई तो मुझे दूसरी को चेक करना चाहिए नहीं. पर डबल और में क्या होता है, चाहे उसकी पहली कंडीशन ट्रू हो गई हो तो भी वो दूसरी को चेक करता है.
तो मतलब क्या है, टाइम कंज्यूमिंग का। डेट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंड डबल एंड, बिटवाइज ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर। क्लियर हो गया? ठीक है। इफ एल्स एंड स्विच केस के अंदर डिफरेंस क्या है? इफ एल्स इज अ बूलियन बेस्ड एंड स्विच केस इज अ वैल्यू बेस्ड। देखो मैंने यहाँ लिखा ट्रू, मैंने क्या लिखा है यहाँ? ट्रू। और जब मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तो आउटपुट आएगा आपका क्या? हाई। कुछ भी कर लो आपका आंसर हाई आएगा, क्योंकि आपने यहाँ ट्रू लिख दिया। बेसिकली कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर कोड को कैसे चेंज करता है? जब आप यहाँ पे लिखते हो इफ आई एम ग्रेटर देन 33 एंड आई पी ग्रेटर देन 33, तो आप कुछ भी लिखो, कंपाइलर पहले इस कोड को चेक करता है। कंपाइलर जो इस कोड को चेंज करता है वो लिखता है इफ़ दोनों कंडीशन ट्रू हैं अगर, तो वो यहाँ पे लिखेगा ट्रू, तब वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर फॉल्स है तो वो यहाँ पे लिखेगा फॉल्स। और फॉल्स का मतलब क्या है? ये इफ़ वाला ब्लॉक कब चलता है? जब कंडीशन ट्रू होती है। अगर यहाँ ट्रू है तभी वो चलेगा, अदरवाइज फॉल्स वाला। तो कंपाइलर आपने जो भी कोड लिखा उसको इवेल्युएट करता है, इवेल्युएट करने के बाद में उसकी जगह वहाँ पे एक बुलियन वैल्यू को रखता है, ट्रू या फॉल्स, क्योंकि वो ट्रू और फॉल्स के बेस पे ही आगे बढ़ता है, सिर्फ बुलियन बेस पे। क्लियर हो गया? और स्विच केस के अंदर हमारा क्या होता है? एक एक वैल्यू को मैच करता है। स्विच केस कभी भी उस पे के बेस पे नहीं चलता। ठीक, क्लियर? चलो मैं आज एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे। ये दो नंबर हैं इंट आई और इंट जे इक्वल्स टू 2 and 3। मुझे इन दोनों नंबर्स को स्वैप करना है विदाउट यूजिंग द थर्ड वेरिएबल, विदाउट यूजिंग द without using the third variable, without using the third variable, without using the arithmetic operators, without using the pointers। मुझे इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को स्वैप करना है। देखो मैंने क्या क्या बोला है? मैंने बोला है विदाउट यूजिंग द थर्ड वेरिएबल, विदाउट यूजिंग द int I equals to 2, int j equals to 3। मुझे स्वैप करनी है, स्वैप the value without using third variable, without using arithmetic operator, without using arithmetic operator, third variable without arithmetic operator, without using, अगर कोई थर्ड सोच भी रहा होगा, पॉइंटर्स। मुझे इन दोनों वेरिएबल्स को स्वैप करना है। मैम ये क्या कह दिया आपने? अब कैसे स्वैप होगा? थर्ड वेरिएबल से तो हम कर सकते थे, ये तो हमें आता था। हमने एक थर्ड वेरिएबल लिया, उसके अंदर डाला के के अंदर डाला आई को, आई के अंदर डाला जे को, जे के अंदर डाला के को, और वैल्यू स्वैप हो गई। चलो मैम हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी लगा लिए, हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर भी लगा लिया, हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स से भी आप कर लेंगे आई थिंक। इंट आई इक्वल्स टू आई प्लस जे, तो इस लाइन में आई के अंदर क्या वैल्यू आ गई? आई इक्वल्स टू आई प्लस जे, आई के अंदर क्या आ गई? 5, आई के अंदर 5 आ गई। जे इक्वल्स टू आई माइनस जे, तो जे के अंदर किसकी वैल्यू आ गई? देखो यहाँ पे आई के अंदर क्या हो गई इस टाइम पे? 5। यहाँ पे क्या हो गया? 5 माइनस 3, इट मीन्स किसकी वैल्यू हो गई? 2 की। और आई इक्वल्स टू आई माइनस जे, यानी कि किसकी वैल्यू आ गई? आई तो 5 ही है, 5 माइनस जे, जे की वैल्यू क्या होगा इस लाइन में? 2, आंसर इज 3। तो हो गई स्वैप। बट मैंने तो ये भी मना कर दिया, विदाउट यूजिंग द अर्थमेटिक ऑपरेटर, विदाउट यूजिंग द थर्ड वेरिएबल, विदाउट यूजिंग द पॉइंटर्स। अब मैं क्या करूं? देखो एक और ऑपरेटर होता है जिसको मैंने अभी आपको इससे पहले वाली स्लाइड में लिखा था, दिस वन। ये क्या करता है? ये बिटवाइज कन्वर्ट करता है। ठीक है, आप ये लाइन लिखो, आई इक्वल्स टू आई कैप जे
जे इक्वल्स टू आई कैप जे और आई इक्वल्स टू आई कैप जे। इससे आपका प्रोग्राम स्वैप हो जाएगा। कैसे चलता है, कैसे नहीं चलता है, देखो ये क्या करता है, आई की वैल्यूज़ को और जे की वैल्यू को बिटवाइज चेंज करता है। आई की वैल्यू को और जे की वैल्यू को कैसे चेंज करता है, बिटवाइज। कैसे चेंज करता है, बिटवाइज। पहले बिटवाइज चेंज करके ये इसको लिखता है, लाइक मैंने यहाँ पे आई की वैल्यू को लिखा, आई क्या था मेरा, 2 था, मैंने 2 को बिट में कन्वर्ट करा, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 2। मैंने j इक्वल्स टू 3 लिया और j को बिट में कन्वर्ट करा, ठीक। उसके बाद जब मैंने लिखा i इक्वल्स टू आई कैप j, तो इसने क्या करा, जहाँ 0 था वहाँ 1, कर दिया। फिर अभी j की वैल्यू क्या है, सेम वही, मैंने दोबारा i इक्वल्स टू आई कैप j लिखा, जहाँ अपोजिट वहाँ 0, जहाँ अपोजिट है ना, और जहाँ सेम वहाँ 1 और जहाँ अपोजिट 0। ये किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, आई की, आ गई जे में। अब मैंने अगली लाइन में फिर लिखा आई इक्वल्स टू आई कैप जे, जहाँ अपोजिट वहाँ जहाँ सेम, आ गया। ये किसकी वैल्यू हो गई, जे की, ये किस में आ गई, आई में। तो दैट इज़ द, ये बिटवाइज ऑपरेटर बहुत बार इंटरव्यूज़ में, कुछ इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है, स्वैप द टू वेरिएबल्स। देखो हर साल कुछ ना कुछ नए क्वेश्चंस आते हैं जिसको पूछते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर तक बच्चा उसको कहीं ढूंढ लेता है, तो फिर क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं। बहुत सारी जगह आपको मिलेगा, बहुत सारी जगह नहीं मिलेगा, तो नोट डाउन दिस। क्लियर हो गया, देखो मैं इसको करके भी दिखाती हूँ। आई इक्वल्स टू आई कैप जे, जे इक्वल्स टू थोड़ा सा स्पेस जी, आउटपुट ऐसा आई की वैल्यू पे आएगी 3 और 2 होगी स्वैप। हो गई स्वैप। तो ये है हमारा इफ एल्स का सेशन, जो हमारा डिसीजन मेकिंग कंस्ट्रेंट है, और आपका स्वैपिंग वालिया हो गया। स्विच केस के अंदर हमारा क्या कंसेप्ट होता है, चलो सपोज करो मैंने एक वेरिएबल लिया इंट आई इक्वल्स टू 2 और मैंने यहाँ पे लगाया स्विच, आई इक्वल्स टू 2 और मैंने यहाँ लगाया स्विच 1 केस 1, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हाई ब्रेक केस 2 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया 2, यहाँ पे प्रिंट कर दिया 1 और मैंने केस 2 का एक और स्टेटमेंट बना दिया, केस 2
एरर। रीज़न बिहाइंड वो डुप्लीकेसी केस अलाउ नहीं करता। अगर एक बार आपने वैल्यू डाल दी है तो वो दूसरी वैल्यू को आपकी ऐड नहीं करने देगा। ठीक है, ठीक, एरर देगा ये। ठीक, तो एक बार जो केस आपने लिख दिया उसके बाद दूसरे उसी केस को आपको मेंशन नहीं करने देता। क्लियर? अब हम यहाँ पे आते हैं एक बेसिक सा क्वेश्चन। मैंने ये लिखा, व्हाट विल बी द आउटपुट? बहुत बेसिक क्वेश्चन, बहुत बेसिक। ये क्वेश्चन मैंने लिखा, चाहे मैं सी में लिखूं, चाहे मैं C++ में लिखूं, चाहे मैं किसी में भी लिखूं, ये मैंने क्वेश्चन लिखा, आउटपुट क्या होगा बच्चा? आउटपुट क्या होगा? आंसर इज 3। एरर मैम या कुछ और? आंसर होगा इसका 49 + 50 कितने होते हैं? 99। मैम क्या कह रही हूँ, 99 आंसर कैसे आएगा? आ गया बच्चा, आप ही के सामने कर रही हूँ। दोबारा करूँ? चलो दोबारा कंपाइल रन कर दिया, आप ही का कोड है, सामने है 99। आप भी रन करो 99। क्यों? आपने कहा इंट आई कैरेक्टर टाइप की वैल्यू कैसे ले सकता है? एरर देगा। आपके पूरे ऑल ओवर द यूनिवर्स कहोगे सिर्फ 2 ही नंबर बने, एक कैरेक्टर और एक इंटीजर। हर एक की को आपके बोर्ड पे एक नंबर मिला है, 0 को भी एक नंबर मिला है, दैट इज अ 48। कभी प्रिंट करा के देखा है आपने कि मैं 0 की वैल्यू को प्रिंट करा रहा हूं? नहीं कराई ना, करा के देखो। मैंने इंट नंबर लिया और उसके अंदर हमने डाला 0 और मैंने इसे प्रिंट कराया। आउटपुट देखो क्या आया, 48। हर एक की को एक नंबर मिला हुआ है, ये तो 0 को मिला है। सपोज करो मैंने ए को कैपिटल अल्फाबेट का तो आपको पता ही है। सपोज करो मैंने ये की प्रेस कर दी, इसको कौन सा आउट नंबर मिला है? 94। मुझे तो पता ही नहीं मैम। तो हर एक की को, क्योंकि हमारा सारी चीज किस पे चलती है? बाइनरी में। और बाइनरी में नंबर कब चेंज होगा? जब हमारा हर एक अल्फाबेट का एक नंबर होगा। हर एक अल्फाबेट को एक नंबर मिलता है। इट मीन्स अगर आपने सिंगल कोड में लिख दिया तो ये क्या हो गया? कैरेक्टर को एक नंबर है, तो इस इंटीजर वेरिएबल के अंदर वो क्या स्टोर करेगा? उसका यूनिकोड वैल्यू, यानी कि उसका यूनिकोड नंबर, जो भी उसका एस्काई नंबर, सॉरी यूनिक एक कैरेक्टर होता है, उसका एस्काई नंबर आपका स्टोर करेगा। स्काई नंबर इसका 0 का क्या होता है? 48, 1 का 49, 2 का 50। दैट्स व्हाई द आंसर इज 99। क्लियर? पक्का? चलो तो हम कल इस पे आपको एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन कराएंगे 0 और 1 पे। ठीक है, कल प्रिपेयर होके साथ में बैठना, लैपटॉप लेके, पक्का एक अच्छा सा लैपटॉप वो करेंगे। क्वेश्चंस नहीं समझ में आया तो कल ही हम एक फर्स्ट जूम मीटिंग करेंगे, जो भी बच्चा ऑनलाइन रहेगा उसके साथ। ओके चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।